बात कृष्णा जी से ही कर रहा हूँ। कृष्णा जी, बाजार से जुड़ी हुई बातें हमने करनी आपने देखा और वो वाले चीजें, लेकिन अगर हम पर्सनल फाइनेंस को देखते हुए, क्योंकि अभी जो हम बात कर रहे थे उस पर कुछ एक दर्शकों ने भी ये राय दी है कि हमारे देश में जो फाइनेंशियल एजुकेशन है वो पुअर है। मैं कहता हूँ नहीं, पुअर नहीं है, मुझे नहीं लगता, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। तो चाहे आप कहिए और चाहे कोई दर्शक है, मैं नहीं मानता हूँ कि हमारे यहाँ फाइनेंशियल एजुकेशन पुअर। मैं सीधी सी बात कहता हूँ, हमारे यहाँ फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है। ठीक है, जी तो जो चीज है नहीं उसमें पुअर और गुड का कोई सवाल ही नहीं है। हमें कब सिखाया गया, मुझे तो नहीं याद है कि कम से कम मेरे पास मेरी किसी भी किताब में स्कूल के एजुकेशन में कहीं कोई ऐसा सब्जेक्ट रहा हो जहाँ ये बताया गया हो कि जब आप कमाना शुरू करेंगे, जब आपको पैसे मिलते हैं तो उसको कैसे खर्च करना है। पर्सनली घर के अंदर में हो सकता है कि आप जिस परिवार से आ रहे हैं, अगर आप किसी ऐसे परिवार से आ रहे हैं जिसको कि हम वैसे इन जनरल कहते हैं कि मारवाड़ी परिवार से खासकर आ रहे हैं, अगर आप उन परिवारों से हैं जहाँ पैसे को समझा जाता है, उसके मैनेजमेंट को समझा जाता है, अगर आपने वो वाला एमबीए करा है जो कि मारवाड़ी बिजनेस एकेडमी का होता है, तो फिर आपको पता होता है कि पैसे को कहाँ इस्तेमाल करना है, कैसे उसको मैनेज करना है। लेकिन अदरवाइज हमें सिर्फ पॉकेट मनी मिलता था जिसका काम होता था खर्च करो, ना कोई इसका हिसाब मांगता था, ना कभी हमें समझ में आता था कि कैसे चीजों को मैनेज करना है। और ये सब मैंने भी बाद में आकर के अपने से सीखा है, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी होती है, अभी समय बीत चुका होता है और बहुत एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हम मिस कर चुके होते हैं। सबसे पहले इस पे कृष्णा जी आप ही का व्यू चाहूंगा, जी कैसे देख रहे हैं इस स्थिति को, कैसे सुधरेगा एजुकेशन सिस्टम के अंदर में, कब कैसे ये सारी चीजें इंक्लूड होंगी और वो कब होगा, वो दिन कब आएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद अलेक्जेंडर जी ये सवाल पूछने के लिए। अगर आप ओवरऑल हमारी इकोनॉमी को देखें और पिछले कुछ दशकों की बात करना चाहूँगा कि जब 70 और 80 के दशक में हमारे देश में लोगों को 100 के हिसाब से सैलरी मिला करती थी, और उसके बाद जब हम आगे बढ़े 90s में आने के बाद हम थाउजेंड्स की बात करने लगे, और उसके बाद 2000 2001 ऑनवर्ड्स हम लाखों में सैलरी की बात करने लगे। इनफैक्ट हम सीटीसीज की बातें करने लगे। फर्दर अभी 2020 के बाद हमने देखा काफी लोगों की तनख्वाहें बढ़ी हैं और वो करोड़ों की भी बात कर रहे हैं। तो इनफैक्ट इनकम लोगों की काफी बढ़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हुआ क्या कि जो फाइनेंशियल मार्केट्स के से रिलेटेड या फिर हमारे फाइनेंस से रिलेटेड जो हमारी एजुकेशन होनी चाहिए थी, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ी। और आपने बहुत सही कहा कि पुअर की तो बात ही नहीं है, एजुकेशन है ही नहीं। क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें कहीं भी, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो या फिर उसके बियॉन्ड भी, कभी भी ये चीजें नहीं पढ़ाता है। और जो भी हमने सीखा, गलतियां करके सीखा, है ना। जब हमारे हाथ जलते हैं उसके बाद ही हमें पता चला कि इसको कैसे मैनेज करना है, और तब तक बहुत देर हो जाती है। हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं जहाँ पे लोग अपने फ्यूचर के बारे में प्लानिंग जो है 40 के बाद करना शुरू करते हैं। तो ये बहुत सही वक्त है जहाँ पे हम इन चीज़ों को एजुकेशन सिस्टम में लाएं। इसके लिए हमारा ऑलरेडी काफ़ी हद तक काफ़ी हाई लेवल्स पे डिस्कशंस भी चल रहे हैं रेगुलेटर्स के साथ कि हम कैसे इसको स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों को पढ़ाना शुरू करें, ताकि वो कम से कम पैसों को मैनेज करना सीख सकें। क्योंकि कहा जाता है कि अगर आप पैसों को मैनेज नहीं कर पाते हैं तो पैसा आपको मैनेज करने लगता है, और वो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन होती है किसी भी व्यक्ति के लिए। तो इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसको हर लेवल पे एजुकेशन में लेके आए, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर वर्टिकल। चाहे आप मेडिकल कर रहे हो, इंजीनियरिंग कर रहे हो, या फिर आप एमबीए कर रहे हो, या कोई भी कोर्स करें। आई थिंक फाइनेंस को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और स्पेशली पर्सनल फाइनेंस को समझना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट अगर आप एमबीए के कोर्सेज भी देखें तो हम कॉर्पोरेट फाइनेंस की बातें ज़रूर करते हैं, लेकिन पर्सनल फाइनेंस की नहीं करते। और अभी लेटेस्ट में अगर मैं आपसे कहूँ तो मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं जहाँ पे बहुत सीनियर लोग, जो कि काफ़ी हद तक सीईओ या सीएफओ या सीएचआरओ की पोजीशन भी मैनेज करते हैं, वो अपनी कंपनी के बैलेंस शीट्स और पी&एल अकाउंट बहुत अच्छे मैनेज करते हैं, लेकिन जब उनके खुद के पर्सनल फाइनेंसेस की बात आती है तो वहाँ स्ट्रगल कर रहे होते हैं, बहुत मुश्किल में होते हैं। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एजुकेशन के संदर्भ में हम इसको स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी लेवल पे हर व्यक्ति के लिए लेके आए, और यही हमारा विजन भी है एज फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड, कि हम हर व्यक्ति को इस एक लेवल तक इसमें एजुकेशन दे पाए, और हमारा सारा एफर्ट उस तरफ है। एक अच्छी बात यह है कि पिछले कुछ महीनों में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने, हमारे यूजीसी चेयरमैन ने और काफ़ी व्यक्तियों ने इसके बारे में बात करना शुरू किया कि पर्सनल फाइनेंस नीड्स टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन द एजुकेशन करिकुलम। तो स्टेप्स ऑलरेडी लिए जा रहे हैं, दो हम थोड़ा सा स्लो हैं, क्योंकि अगर आप विकसित देशों की तरफ देखें, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया या यूरोप में बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे क्लास 6 के बाद से बच्चे ये चीज़ें पढ़ना शुरू कर देते हैं एज अ पार्ट ऑफ देयर करिकुलम। लेकिन हमारे यहाँ पे अभी भी ये शुरू नहीं हुआ है। तो आपने बहुत सही सवाल पूछा। आई थिंक स्टेप्स आर टेकन, बट अभी हम काफ़ी पीछे हैं, बट आई एम श्योर समय के साथ हम आगे बढ़ेंगे इसकी तरफ, और हमारा पूरा उद्देश्य और लक्ष्य यही है कि हम हर व्यक्ति को फाइनेंशियली एडुकेटेड बना सकें। जी, और ये शायद मुझे लगता है सही समय होगा कि प्रोफेसर विदुर शेखर जी को हम इसमें इस चर्चा में शामिल करें। और प्रोफेसर साहब से
समझें, क्योंकि प्रोफेसर साहब जब आप सिखा रहे हैं, क्योंकि जो आपका डेजिग्नेशन असिस्टेंट प्रोफेसर फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स है, और आप एसपी JIMR में आप जब सिखाते हैं ये सब्जेक्ट, तो आपको नहीं लगता है कि ये जो बच्चे आप जिन लेवल पे सिखा रहे हैं उनको बेसिक्स में बहुत दिक्कत है, और बहुत देर में चीजें छूटती हैं, इसलिए कहीं ना कहीं वो बहुत पीछे रह जाते हैं, बहुत मुश्किल आती है सिखाने में, या कैसे देखते हैं, क्योंकि आप बिल्कुल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आप ही का है इस पूरे विषय जी अलेक्जेंडर, नहीं ये काफ़ी सही बात है कि फाइनेंशियल एजुकेशन के मामले में आई थिंक इंडिया तो बहुत ही पीछे है, बट वर्ल्ड में भी आई थिंक उतना अच्छा नहीं है। एंड चूंकि बहुत सारा कुछ हमें वर्ल्ड से ही कॉपी किया है और उसका वर्स्ट पार्ट कॉपी किया है, तो अकॉर्डिंगली हमारा फाइनेंशियल एजुकेशन सिस्टम काफ़ी पुअर रहा है। सो मैं खुद कॉर्पोरेट फाइनेंस पढ़ाता हूँ, फाइनेंशियल प्लानिंग भी इस बार मैं ले रहा हूँ स्टूडेंट्स का। मैं ये फाइंड करता हूँ कि थिंकिंग उतनी डेप्थ में नहीं रहती है उनकी, और परहैप्स पहली बार लगता है जैसे एक्सपोज किए हों, वो भी पोस्ट ग्रेजुएट लेवल में, विच इज़ नॉट समथिंग जो होना चाहिए। मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत टेस्ट तो 10 से पहले ही, और 12th कॉलेज आते आते तो दे शुड स्टार्ट मैनेजिंग थोड़ा बहुत सेविंग्स ऑन देयर ओन एज वेल, राइट। सो वो देखने को नहीं मिला है, एंड इसमें गहन चिंतन की जरूरत है, और इसमें ओवरऑल थिंकिंग की जरूरत है कि कैसे इनिशियल स्टेजेस में, फिर मिडिल स्टेजेस में, फिर लेटर स्टेजेस में ये एडुकेशन को हम लोग को ट्रांसफर की जाए। तो एक स्ट्रक्चरल थिंकिंग की डेफिनेटली इसमें ज़रूरत है, और काफ़ी ज़रूरत है। फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स तो दूर की बात है, फाइनेंशियल प्लानिंग ही, अपना सेविंग्स कैसे संभालें, कैसे नहीं संभालें, यही अगर वो लोग अच्छे से सीख जाएं तो काफ़ी काफ़ी फ़ायदा होगा ओवरऑल। आई थिंक इवन इकोनॉमी कैन हैव अ इकोनॉमिक वाइड इम्पैक्ट, पूरे इकोनॉमी पे इसका असर पड़ सकता है। जी। और इसी सवाल को एक बार चंदन जी के पास ले जाता हूँ, क्योंकि चंदन जी उसके बाद इसके एग्जीक्यूशन पे काम करते हैं, यानी कि वो एक्चुअली खुद ही फाइनेंशियल प्लानिंग बताते हैं, सिखाते हैं और करते हैं, यानी उसकी सर्विसेज ही प्रोवाइड करते हैं। और चंदन जी, आपको क्या ऐसा लगता है, दोनों चीजें, बल्कि आपके लिए तो अच्छी है स्थिति, बिजनेस वाइज अगर समझा जाए कि लोगों को नहीं पता है तो आपके लिए बिजनेस बढ़ा हुआ है कि फिर आप कर पाते, लेकिन ये समझ में आना कि इसकी जरूरत है फाइनेंशियल प्लानिंग की, और फाइनेंशियल प्लानिंग के एक एक्सपर्ट की सलाह भी लेनी चाहिए, वो भी एक बड़ी चीज है। वो भी तभी समझ में आएगी जब आपको फाइनेंशियल प्लानिंग की इंपॉर्टेंस पता हो। अदरवाइज हर आदमी मान के चलता है कि मुझे आता है, मैं पैसे संभाल सकता हूँ, मेरे पास पैसे आ रहे हैं, इसमें से इतना खर्च करना है, जो बचा उसको सेविंग में डाल देना है। अब अगर किसी दिन आप यही बताइए उसको कि यही पहला फंडा ही गलत था, जो पहली लाइन आपने जो शुरू करी थी कि आपने पैसे में से इतना खर्चे हैं आपके, और उसके बाद जो बचा वो आपकी सेविंग है, यही फॉर्मूला नहीं है, यही से आपने गलत कर दिया, तो वो उसके नीचे से तो जमीन खसक जाती है। तो वो चीजें समझना और समझाना, इसमें आपको एक एज मिलता है, फायदा मिलता है एज अ बिजनेस, या नुकसान होता है, कैसे देखते हैं आप, है ना जी? देखिए, मैं आपके पिछले क्वेश्चन से उसका फ्लो देखूंगा कि इंडिया में क्यों नहीं है। इसको आप इंडिया की जो हिस्ट्री और रियलिटी रही है उससे डिवोर्स नहीं कर सकते। बहुत साल नहीं हुए जब हमें एक वक्त का खाना रिकमेंड किया जाता था, हमारे पास वी डिड नॉट इवन हैव सफिशिएंट फूड, हमारी पर कैपिटा इनकम भी कोई बहुत खास नहीं रही है। अब हम करीब 2 लाख पे आ गए हैं। तो फाइनेंशियल एजुकेशन तभी हो सकता है जब लोगों को उसको सही में ज़रूरत महसूस हो। पहले तो आदमी अपनी एजुकेशन, अपनी शेल्टर, आज भी हमारे देश में 80 करोड़ लोग सरकार से अनाज पा रहे हैं। तो हमें एक इंडिया की रियलिटी का कॉग्निजेंस ज़रूर होना चाहिए कि ये देश असल में क्या है। जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम आपकी इम्प्रूव होती है, लोगों की नीड्स भी, अब जैसे देखिए इकोनॉमी में प्रीमियमाइजेशन हो रहा है, लोगों की डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग बढ़ रही है। इसी तरह से फाइनेंशियल एजुकेशन की ज़रूरत भी लोगों को अब ज़्यादा महसूस होगी। अब आप देखिए यूट्यूब पे कितनी पॉपुलैरिटी है स्टॉक मार्केट की वीडियोस की, लोग खुद ही सीखना चाह रहे हैं। तो इट इज़ ए ग्रेजुअल प्रोसेस, लोग जानने में इच्छुक है ज़्यादा अर्बन सिटी में, पर अब धीरे धीरे जैसे ये ब्रोकरेज और ये एप्स और डिस्कशन पॉपुलराइज हो रही है, ये टीयर 2 टीयर 3 टाउन में भी ये बात पेनेट्रेट कर रही है। और इंडिया के इतिहास में काफ़ी स्कैम्स भी रहे हैं, हमें इस बात की कॉग्निजेंस लेनी चाहिए, जिससे कि डिस्ट्रस्ट रहा है एक फाइनेंशियल सिस्टम पे। अब स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड घरेलू बात हो गई है, पर पहले इसको बहुत, आज से 10 साल पहले भी इसको बहुत अलग नज़रिए से देखा जाता था।
तो वो एजुकेशन एक एलीट कॉन्सेप्ट रह गया, जहां हम गोल्डमैन और जेपी मॉर्गन ये हम सुनते थे कि कोई नौकरी करने की जगह, पर ये क्या करते थे, ये आम आदमी की जिंदगी में कैसा प्रभाव डालता है, उससे हम अवगत नहीं थे। सेविंग्स इंडिया में हमेशा एक ट्रेंड रहा है, चाहे वो गुल्लक में रखें या वो सोने में रखें, तो सेविंग्स के देश तो हम रहे हैं, लेकिन हम इन्वेस्टमेंट के लिए उतना अग्रसर नहीं। आरबीआई की रिपोर्ट भी आप देखें तो वो कहती है कि फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग में थोड़ा इंडिया हमेशा पीछे रहा है, क्योंकि हमारी विसरल नीड जो रही है वो रही है कि हम अपना घर कर लें पहले और ये सब कर लें, तो रिटर्न की हमारे अंदर जो जिज्ञासा जगी है धीरे धीरे जगी है, पर अब जग रही है। और अब एजुकेशन भी एक्सेसिबल है थैंक्स टू इंटरनेट और 4G। इससे पहले तो उसका कोई मतलब नहीं था। और मैं बड़ा होपफुल हूँ कि आज मैं इतने सारे लोगों को जानता हूँ जिनके डोमेस्टिक हेल्प अब म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, और दे आर वेरी इंटरेस्टेड इन दैट कि वो बड़ा अभी बजट से क्या होगा, इलेक्शन से क्या होगा। तो ये पेनेट्रेशन काफी वाइड है और ये बढ़ेगी। जी, तो पेनिट्रेशन वाइड है, लेकिन एजुकेशन का पेनिट्रेशन बहुत कम है, वो बहुत जरूरी है। लेकिन संजय जी, एक आध चीज जो आप कह रहे थे, मैं उससे थोड़ा सा कम इत्तेफाक इसलिए रखता हूँ, ठीक है कि मैं थोड़ा ज्यादा आइडियलिस्टिक हो रहा हूँ शायद, लेकिन बात यह है कि कहीं ना कहीं सर अर्थशास्त्र का उद्घाटन या शुरुआत तो हमारे यहाँ से हुई थी। तो ऐसा कोई शास्त्र जी जी किसी जी मुझे नहीं लगता कि किसी और सिविलाइजेशन में मिलता होगा जहाँ पे अर्थशास्त्र की जी जी बात होती है। और जब मैं अर्थशास्त्र की डिटेल में जाता हूँ तो वहाँ पे जी सिर्फ फाइनेंस नहीं होता है, सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं होती है, उससे बहुत ज्यादा गवर्नेंस से लेकर के और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें जो हम तो फॉरेन गाइडेंस है। ओरिजिनल वेल्थ क्रिएशन का देश है। आप तिरुकुरल देखिए, अर्थशास्त्र लेकिन देखिए, रघुवंशम, इन सब में। आपकी बात से मैं उतना सहमत हो सकता हूँ कि दिक्कत ये भी है कि बीच में मिस भी तो हम कर गए उसको, कि वो गया कहाँ अर्थशास्त्र, वो मिला नहीं। जी और जी जी कब मिला है तो वो बड़े अपने आप में चौंकाने वाली बात है कि अभी 100 साल नहीं हुए हमें वापस से जब वो दोबारा से वो किताब मिली जो कि चाणक्य की लिखी हुई अर्थशास्त्र है। तो अभी तो बहुत कम समय हुआ उसके बाद से, तो काफी समय तो अंग्रेजों का समय रहा, तो हो सकता है उन्होंने उसको बहुत प्रमोट नहीं किया हो, अब शायद जरूरत ज्यादा हो गई हो। चलते हैं विजय जी के पास में। और विजय जी एक्सपर्ट हैं जिन चीजों के, वहां पे एक अलग इसका दायरा खड़ा होता शुरू होता है एक लाइन कि जब विजय जी आपसे समझता हूँ, और पहले एक साथ ही साथ जी आपका एक इंट्रोडक्शन दे दूं कि फोरेंसिक ऑडिट और उन चीजों के आप एक्सपर्ट हैं हमारे टीम में। अब जी यहाँ पे क्या आपको लगता है कि ये जो कंपनीज या जो लोग जहाँ पे इस तरीके की चीजों की जरूरत पड़ती होगी, इस तरीके के ऑडिट की, या जहाँ पे गड़बड़ियां होती, क्या अगर उनकी फाइनेंशियल एजुकेशन पर काम किया गया होता या उन्होंने काम किया होता या वो चीजें अगर सही रहती होती, तो क्या आपको कुछ कम काम करना पड़ता या और ज्यादा मुश्किल हो जाता था? वो इतना ऐसे कोई तरीके निकालते जो कि आपके लिए भी ढूंढ पाना मुश्किल होता? सबसे पहले आप सभी के दर्शकों को मेरा नमस्कार। अब फाइनेंशियल इंक्लूजन और फोरेंसिक दोनों ही डिफरेंट सब्जेक्ट हैं। फोरेंसिक का रोल तब आता है, इट्स लाइक ए पोस्टमार्टम, जब कोई फ्रॉड हो गया हो इकोनॉमी के अंदर किसी कंपनी के द्वारा किसी स्पेसिफिक सेक्टर में। जैसे एनसीएलटी का इनॉग्रेशन 2016 में भारत सरकार द्वारा किया गया, तो जितने भी बड़े फाइनेंशियल फ्रॉड थे जिसमें अकाउंट एमपीए हुए, जिसमें एमटेक ऑटो का नाम भी रहा, एबीजी शिपयार्ड, भूषण की दोनों कंपनियां, जिसमें एक को टाटा ने टेक ओवर किया, एक को जिंदल ने टेक ओवर किया। तो जब 50-50 हजार करोड़ रुपए के रेजोल्यूशन एनसीएलटी में कोर्ट के द्वारा जा रहे हैं और उसमें रिकवरी 5%, 10%, 20% रिकवरी हो रही है, सो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को और गवर्नमेंट को चाहिए कि फोरेंसिक किया जाए। अल्टीमेटली पैसा डूबा क्यों? क्या प्रमोटर्स ने कोई फ्रॉड किया? इसलिए फोरेंसिक ऑडिटर्स की नीड आती है। अल्टीमेटली पैसा डाइवर्ट कैसे हुआ, इतने बड़े बिजनेस हाउसेस को लॉस क्यों हुआ? तो अल्टीमेटली पैसा तो आम आदमी का ही है, जो कि बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस ने डाइवर्ट किया। ये एक्चुअल बिजनेस रिस्क था। एमटेक ऑटो 12,000 करोड़ रुपए से सेटलमेंट हुआ 4,000 करोड़ रुपए में। भूषण का भी 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का डेट था, जो कि जिंदल ने 4,000 में और फिर एक ग्रुप टाटा ने लिया, और अब तक उसके फोरेंसिक्स चल रही हैं, जिसको टेक ओवर 2017, 18 और 19 में ले लिया गया था। जो अकाउंट 10 साल पहले एनपीए हो चुका हो और न्यूज में आज भी आ रहा हो कि हमने 50,000 करोड़ रुपए का एनपीए हो गया या 12,000 करोड़ रुपए का, जबकि 10 साल में 50,000 करोड़ रुपए के भी 1.5 लाख करोड़ हो गए होते हैं। 1.5 लाख करोड़, 75,000 करोड़, 80,000 करोड़, डिपेंडिंग अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन वो फिगर उतनी रहती है, तो वो पैसा आम आदमी का ही रहता है। तो फोरेंसिक का रोल इसलिए ज्यादा आता है कि जितने भी रेगुलेटर्स अपने बैठे हैं, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज,
income tax department from the revenue side, SEBI, BSE, NSE. So इन सब का रोल फोरेंसिक से आता है और फोरेंसिक इसके अंदर जांच करता है कि इन्होंने अपने रिलेटिव से तो कोई ट्रांजैक्शन नहीं करी है। इनसाइडर ट्रेडिंग एक छोटा सा वर्ड लगता है कि जो कंपनी के अंदर बैठा है, लेकिन कई बार कंपनी के अंदर बैठे ना लोग भी किसी और के पास इंफॉर्मेशन पास ऑन कर दें और टोटल अनरिलेटेड आदमी से ट्रांजैक्शन करते हैं, तो वो भी इनसाइडर का रोल अदा कर देते हैं। तो इस वजह से ही इन्वेस्टमेंट के अंदर, फाइनेंशियल मार्केट के अंदर आज भी, जैसा चंदन जी ने बोला, टायर 2 टायर 3 सिटीज के लोग इंक्लूड आ चुके हैं। और जी विजय जी, थोड़ी सी आपकी आवाज कट रही है, लेकिन मैं जो समझ गया आपकी बात। और दूसरी चीज मैं कहना ये चाह रहा था कि जब फॉरेंसिक्स की बात होती है तो ठीक है कि वहां पे अब पोस्टमार्टम वाली बात है कि जब चीजें गड़बड़ियां हो जाती हैं तो उसको निकालना, ढूंढना। और वही मैं कह रहा था कि अगर बचपने से मुझे पता हो तो शायद मैं वो उस तरीके की हल्की गलतियां नहीं करूंगा कि जो आप आराम से निकाल पाए, और इतनी मुश्किल गलतियां करूंगा कि जो ढूंढना बड़ा मुश्किल काम होगा। तो क्या आपको ऐसा दिखता है कि बहुत सारी ऐसी गलतियां होती हैं जो कई बार जानते पूछते तो क्या वो अंदाजा ही नहीं होता है लोगों को या मैनेजमेंट को कि ये कोई गलती है या कोई बड़ा मेजर ब्लंडर है, या कितना बड़ा उसके अंदर में किस तरीके की गलतियों में वो गोल गोल घूमते चले जा रहे हैं, और कहीं कुछ लापरवाही भी जैसी चीज होती है क्या? जी विजय जी, आपकी आवाज। मुझे क्या करना है? विजय जी, आपकी आवाज नहीं मिल रही, बाकी लोगों को मिल रही है क्या? जी नहीं, विजय सर आपकी आवाज नहीं मिल रही है। ठीक है, एक बार दोबारा से आप कनेक्ट कर लीजिएगा। वापस आ रहा हूँ कृष्णा जी के पास में। और कृष्णा जी, ये तो एक इंटरेस्टिंग चीज थी जिस पर हम बात कर रहे थे, लेकिन फिर वही वाली चीज की एजुकेशन पॉलिसी में क्या, और कहीं क्या हमें समय है बैक टू रूट्स वाली भी चीजें हैं कि जिन चीजों के अभी मैं इसलिए अर्थशास्त्र का मेंशन कर रहा था कि हम ही ने अर्थशास्त्र को शुरू किया हमारे पास हजारों साल पहले, मतलब जब, और आज भी हम उसका शायद मिसनोमर है, मैं वो समझता हूँ कि जब आप उसको इकोनॉमिक्स कहते हैं तो शायद गलत कहते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स नहीं है वो अर्थशास्त्र उससे बहुत बड़ा है, और वहाँ पे इकोनॉमिक्स भी है, और उसके अलावा रीजनल थिंकिंग भी है, उसके अंदर में लॉ भी है, दंड संहिता भी है, और बहुत कुछ है, और कैसे राज्य को बनाएं, कैसे बढ़ाएं, और उसके बाद कैसे चलाएं, सब कुछ उसके अंदर में है। अब क्या समय नहीं है कि उसको बहुत प्रोमिनेंटली उसको लेकर के आगे चला जाए? जी, और ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि अर्थशास्त्र सिर्फ पैसों से रिलेटेड नहीं है, मनी मैनेजमेंट से रिलेटेड नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हमें जानना जरूरी है, और उसका एजुकेशन हर व्यक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे ही अगर हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करें तो एक छोटा सा मैं पॉइंट यहाँ पे देना चाहूंगा कि फाइनेंशियल प्लानिंग में ज्यादातर लोग ये कंफ्यूजन रखते हैं कि सिर्फ फाइनेंशियल प्लानिंग मींस इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। इन्वेस्टमेंट एक छोटा सा पार्ट है फाइनेंशियल प्लानिंग का। फाइनेंशियल प्लानिंग प्रैक्टिकली इज अबाउट मैनेजिंग आवर लाइफ गोल्स। हमारी जिंदगी के जो गोल्स हैं, जो लक्ष्य हैं, उन सबको मैनेज करना। और हमारे जो जिंदगी के गोल्स होते हैं वो अलग अलग समय पे बदलते रहते हैं। तो आज मान लीजिए अगर मैं 20 साल का हूं तो मेरा गोल अलग होगा, लेकिन जैसे ही मैं 28 का होऊंगा मेरे गोल बदल जाते हैं, 35 होते होते बदल जाते हैं, 45, 55, हर वक्त मेरा गोल पोस्ट आगे बढ़ता रहता है लाइफ में। और वहां पे क्या है, मुझे इसकी एजुकेशन, इसकी जानकारी होना जरूरी है, और सही व्यक्ति से जानकारी लेना या एडवाइस लेना बहुत जरूरी है। अभी हमारे देश में चैलेंज ये है कि अगर आप यूट्यूब की बात करें या सोशल मीडिया पे बहुत जगह बहुत सारे लोग एडवाइस देते हैं, लेकिन क्या वो सही व्यक्ति हैं आपको एडवाइस देने के लिए, वो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। एडवाइस हर जगह से आती है, और हमारी एक हर्ड मेंटालिटी है जहाँ पे कहते हैं ना कि हम दूसरा कोई कुछ करता है तो हम भी वही आगे बढ़ के कर लेते हैं। ये हम सब में है, हम भारतीय ऐसे ही हैं। लेकिन अभी बहुत जरूरत है हमको इन इमोशंस से और हर्ड मेंटालिटी से निकलने की, और सही व्यक्ति से सही एडवाइस लेने की। बिकॉज अगर हम ये शुरू करते हैं, और ये पहला स्टेप होगा कि अगर मार्केट में आपके पास सही व्यक्ति है जो ये जानता है और आपको एडवाइस देता है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा कि अगर क्रिकेट मैच होता है कहीं पे किसी ग्राउंड में, आप वहां पे देखिएगा 4 लोग बैठ के कहते हैं कि अगर मैं होता तो विराट कोहली से बेटर बैटिंग करता, मैं होता तो वहां बुमराह से बेटर बॉलिंग करता। और ये वो एक व्यक्ति है जिसने कभी बैटिंग या बॉलिंग की ही नहीं है, क्रिकेट खेला ही नहीं है। वैसे ही हमारे इन्वेस्टमेंट में एडवाइजर ऐसे हैं जिन्होंने कभी खुद इन्वेस्ट नहीं किया और आपको आके एडवाइस देते हैं। तो फाइनेंशियल प्लानिंग जो है बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट हो जाता है यहाँ पे, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट के अलावा हम इंश्योरेंस, रिटायरमेंट, टैक्स और एस्टेट प्लानिंग जैसे गंभीर विषयों पे भी बात करते हैं, जो हमारे देश में आज की डेट में बहुत पॉपुलर नहीं है।
और ये बहुत जरूरी है कि हर व्यक्ति इन चीजों को समझे, क्योंकि क्या होता है, इन्वेस्टमेंट तो एक छोटा सा पार्ट है इस सारी एक्टिविटी का, उसके अलावा लाइफ बहुत बड़ी है और हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत है। तो इसीलिए इसका एजुकेशन एक तरीके से लाइफ स्किल की तरह से एजुकेशन सिस्टम में आना बहुत जरूरी है। और जैसा आपने कहा कि हमने अर्थशास्त्र हमने ही शुरू किया, तो आई थिंक बहुत जरूरी है हमारे लिए कि इसको हम हर बच्चे को सिखाएं। अगर छोटा बच्चा शुरू से सीख जाए तो आगे जाकर के लाइफ में बहुत अच्छे से इन चीजों को मैनेज कर पाएगा। जैसे मैंने कहा था पहले कि हमने ये बहुत मुश्किलों से सीखा, हाथ जला के सीखा, और उसके बाद हमें समझ में आया कि हमने क्या गलतियां की हैं। आई थिंक समय आ गया है कि हम बच्चों को शुरू से ये सिखाएं ताकि वो गलतियों की तरफ ना जाए। और जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ रही है, जैसे चंदन जी ने भी कहा कि आज हमारे पास पैसा है, पहले नहीं था, वो सच है। अब हमारे पास है, तो जब हमारे पास है तो हमें इसको मैनेज करना आना चाहिए। और जैसे मैंने पहले भी कहा था, हम अगर मैनेज नहीं करेंगे ना, तो पैसा हमें मैनेज करना शुरू कर देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हर व्यक्ति इस चीज की इंपॉर्टेंस को समझे। जी ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और फिर हमारे साथ में विजय जी जुड़ गए हैं। विजय जी, आपको आवाज मिल रही मेरी? यस यस, ठीक है, और आपकी भी आवाज अब हम तक पहुंच रही है। और फिर से उन चीजों को एक बार जो कि हम लास्ट क्वेश्चन जो कि हम बात अधूरी रह गई थी, उसको पूरा करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे फिर जरूरत क्या है, किन चीजों पे हम फोकस करें, सरकार को क्या करना चाहिए, कोई रोड मैप दे सकते हैं, कोई कुछ गाइडलाइन, कुछ ऐसी चीजें जो कि जहाँ से आसान हो जाता है रास्ता? सर मेन तो प्रमोटर्स के ऊपर जो इनसाइडर ट्रेडिंग का रेगुलेशन बना हुआ है सेबी के द्वारा, उसको थोड़ा सा और रिस्ट्रिक्ट करना जरूरी है कि प्रमोटर अपनी सेलिंग ना करें। जो रिस्ट्रिक्शन सेबी ने लगा रखी है उसको रेगुलरली वॉच करें। उसके अलावा ऑडिटर्स का रोल और फोरेंसिक का रोल, जो पोस्टमार्टम वाला रोल है, कहीं ना कहीं बड़े कॉर्पोरेट्स के ऊपर भी सीएजी की ऑडिट या कोई ना कोई गवर्नमेंट ऑडिटर भी साथ में एक फर्म के साथ में किया जाए, जॉइंट ऑडिट किया जाएगा, दैट विल बी मच बेटर। आज की डेट में जितने भी हमारे बैंक्स हैं, स्टेट बैंक, पीएनबी, सबके जॉइंट ऑडिटर्स होते हैं, किसी के 4 ऑडिटर्स, किसी के 5, किसी के 6, तो सबके अपने व्यूज होते हैं, जिस वजह से कोई कोलैबोरेशन नहीं हो सकता मैनेजमेंट के साथ में। दे विल प्रिपेयर देयर इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स। सो इवन इन द लार्ज कॉर्पोरेट, regulator can suggest a joint audit for that corporate so that this type of fraud can be ignored. और स्पेसिफिकली फोकस टायर 3, टायर 4 सिटीज की जो इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, वहां पर कई बार फाइनेंशियल एडवाइजर्स, क्योंकि अगर इंश्योरेंस की बात करें तो वहां पर फाइनेंशियल एडवाइजर 10th और 12th क्वालिफाई भी इंश्योरेंस बेच रहे हैं। 10th और 12th क्वालिफाई इंश्योरेंस बेच रहे हैं। जिसको खुद को इंश्योरेंस की नॉलेज नहीं, वो इंश्योरेंस क्या बेचेगा? छोटी छोटी सिटीज में सुनने में आता है कि एफडीआर 50 लाख की, 60 लाख की, उसको इंश्योरेंस प्रीमियम बता के बेच दिया, और सामने वाला जब पैसा निकालने गया तो पता लगा इंश्योरेंस प्रीमियम दिया गया है बैंक एफडीआर की जगह। सो इस रेगुलेशन में एटलीस्ट की जो फाइनेंशियल कंसल्टेंट है उसकी एक मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी जाए, जिससे कि फाइनेंशियल फ्रॉड छोटी सिटीज के लोगों के साथ ना हो सके। मेनली अवेयरनेस दिल्ली, बॉम्बे जैसी सिटीज या टायर 1 सिटीज में अवेयरनेस काफी है, बट टायर 3, टायर 4 सिटीज के अंदर अवेयरनेस कम है। और इन्वेस्टमेंट की बातचीत करें तो जब से देश आजाद हुआ है, फ्रॉम लास्ट 75 ईयर्स, देयर इज अ क्लोज अंडर इनकम टैक्स कि आप इतना इन्वेस्ट करेंगे तो इतनी टैक्स की छूट मिलेगी। तो लोग अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करते, सिर्फ उस टैक्स की छूट लेने के लिए इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। और 2 साल से गवर्नमेंट ने एक टैक्स रिजीम भी बताया है, ओल्ड रिजीम एंड न्यू रिजीम, जिसमें आपको इन्वेस्ट करने पर कोई छूट नहीं मिलेगी, बट इनकम टैक्स स्लैब बढ़ा दिया गया है ताकि आपको टैक्स में छूट नए रिजीम के अंदर वैसे ही मिल जाएगी बिना इन्वेस्टमेंट किए। तो इस वजह से भी इन्वेस्टमेंट का दायरा थोड़ा सा डाइवर्ट हुआ है। और कई बार ओल्ड टैक्स रिजीम से न्यू टैक्स रिजीम में आने का गवर्नमेंट का ये भी पर्पज भी था, काफी लोग बिना इन्वेस्टमेंट करे ही छूट ले लेते थे, सिंपली फाइलिंग द डिटेल कि इतने की मैंने इन्वेस्टमेंट करी है। इस वजह से भी गवर्नमेंट थोड़ा एग्रेसिव थी कि लोग फर्जी डिडक्शंस ना लें और नए टैक्स रिजीम की तरफ मूव करें। और देश भी मैच्योर्ड होता जा रहा है। 75 साल आजादी के बाद में जनता भी मैच्योर्ड होती जा रही है और अपने फाइनेंशियल डिसीजन अपने अकॉर्डिंगली लें, ना कि टैक्स छूट की वजह से लें। सरकार को एक टाइम पीरियड देना था कुछ सालों तक कि भैया पब्लिक मैच्योर्ड हो गई है, पैसा आ गया है, तो अपने फाइनेंशियल डिसीजन टैक्स के बेस पे ना लें, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग अपनी फैमिली के हिसाब से लें, अपने इनकम के हिसाब से लें। सो ये बड़ा मेजर बदलाव है ओल्ड रिजीम से नए टैक्स रिजीम की तरफ में। जी, और उसमें कुछ चीजें सरकार ने करी और कई सारी चीजें, लेकिन आप जो कह रहे हैं उसको शायद हो सकता है कि प्रैक्टिकली कितनी
धरातल पे उतरी है कि नहीं उतरी, नहीं तो IRDAI और उस तरीके की चीजें हैं जहाँ पे इंश्योरेंस कौन बेच सकते हैं, उनको क्या क्या कोर्सेज करना जरूरी है। और सेबी ने भी काफी लगाम कसी है, लेकिन अभी कृष्णा जी भी वही बात कर रहे थे कि बहुत सारे लोग, और चाहे अगर आपके पास एक चार्ट है कहीं पे भी, बहुत सारे ऐसे लोग जिन्हें नहीं पता है फाइनेंशियल का ऐप, लेकिन वो क्योंकि उनके पास सब्सक्राइबर्स हैं, उनके पास फॉलोअर्स हैं, उनके पास एक बड़ी फॉलोअरशिप है, तो वो आकर के खड़े हो जाते हैं और वो बताते हैं कि पैसे को कैसे मैनेज करना है। कभी कभार तो लोग अपना लॉस पूरा करने के लिए भी एजुकेशन बांट रहे होते हैं कि खुद का लॉस है और दुनिया को फाइनेंशियल प्लानिंग का ज्ञान दे के भी, अपने सब्सक्राइबर बढ़ा के और अपने फर्जी स्क्रीनशॉट इशू करके भी वो अपनी नॉलेज से पैसा कमा रहे हैं, लेकिन शेयर मार्केट में खुद लॉस खा रहे हैं। तो इस तरीके फर्जी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से भी बचें, जिसके ऊपर सेबी ने काफी लगाम कसी है। ठीक है, वो इंटरेस्टिंग है कि वो जो अमीर कैसे बने की किताब लिख दी आपने, और वो किताब बेच करके आप अमीर हो गए, बाकी लोग हो पाए ना हो पाए पता नहीं। चंदन जी, ये जो पूरी स्थिति आपके सामने है, और क्योंकि आप इस काम को बहुत प्रोफेशनली चीजें करते हैं और हैंडल करते हैं डे टू डे बेसिस पे, तो फिर आप क्या समझ रहे हैं यहाँ से ओवरऑल निकल क्या रहा है, कहाँ कमी रह जाती है, और हम और आप इस समय इसमें क्या रोल प्ले कर सकते हैं इन चीजों को ठीक करने में, सुधारने में? देखिए, आज जो भारत की स्थिति है वो बहुत ही मजबूत है। हम 8.2% जीडीपी ग्रोथ हमने दर्ज किया है। हमारी कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स रिकॉर्ड लेवल पे है। हमारे बैंक दे आर इन पिंक ऑफ हेल्थ, बहुत अच्छे, वेल कैपिटलाइज्ड है। एक जनरल मोमेंटम है देश में जो एक रिफॉर्म की तरफ आपको प्रोपेल करता है। ये 1991 जैसी क्राइसिस की सिचुएशन नहीं है। यहाँ पे आपकी ग्राउंड बहुत अच्छी है जिसपे आप अच्छा खेल सकते हैं। तो जो भी रिफॉर्म इस बजट में होगा या इन जनरल होगा, ये सरकार वैसे भी बोल्ड कदम लेने के लिए जानी जाती है, तो इसमें टिंकरिंग कम मुझे दिखेगा। जैसे F&O और ये सब मेरे ख्याल से नहीं होंगे। यहाँ पे बिग बैंग रिफॉर्म्स की तरफ जाएगी, भले वो इंक्रीमेंटल वे में हो। जैसे ये कोशिश करेंगे कि न्यू रिजीम को इंसेंटिवाइज किया जाए और एग्जेम्पशंस को धीरे धीरे कम किया जाए। अगर आप प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की रिपोर्ट्स भी पढ़ें तो वो इसी तरफ इशारा करती है कि धीरे धीरे हमें एग्जेम्पशंस कम करना है, लीकेजेस कम करनी है, और देश को एक सुविधाजनक व्यवस्था की तरफ ले जाना है ताकि लिटिगेशन भी कम हो, कंप्लायंस भी ज़्यादा हो। उसके बाद अदरवाइज ऑल्सो इन लेबर रिफॉर्म्स ये आपको धीरे धीरे आपको दिख रही हैं कि ये चीज़ें हो रही हैं। अब जहाँ तक रेगुलेशन का सवाल है, इसमें मैं थोड़ा सा, मेरे विचार अलग है। मुझे लगता है कि कोड जैसे टैक्स कोड है, इट शुड बी फॉर टैक्सिंग पीपल एंड नॉट रेगुलेटिंग पीपल। अब देखिए एंजल टैक्स में ये रेगुलेशन की वजह से कितनी दिक्कत आई है स्टार्टअप्स को। तो हर एक कोड को उसके हिसाब से चलने दें। देश रिफॉर्म्स के लिए तैयार है, आप वो स्टेप्स लें। और इंडिया मेरे ख्याल से ना सिर्फ इस दशक की बल्कि इस सदी की स्टोरी है, और वी आर वेरी वेल पॉइज्ड टू डिलीवर। तो ये मेरी रीडिंग है इस वक्त। जी, ये हमने प्रोफेशनल प्लानिंग पे काफी सारी चीजें बात कर ली, और प्रोफेसर साहब के पास वापस आ रहा हूँ। प्रोफेसर साहब, क्योंकि आप हमारे लिए थिंक टैंक जैसे हैं, आप एजुकेशन से जुड़े हुए हैं और उन चीजों को बहुत ही एक थर्ड पर्सपेक्टिव, एक थर्ड पार्टी पर्सपेक्टिव जिसको कह सकते हैं, कि आप वहां से देख रहे हैं, बर्ड्स आई व्यू आपके पास है। सरकार क्या कर रही है आपको वो दिख रहा है, कॉर्पोरेट्स क्या कर रहे हैं आपको वो दिख रहा है, इंडिविजुअल्स क्या कर रहे हैं वो दिख रहा है, फाइनेंशियल प्लानर्स और फाइनेंशियल से जुड़े हुए सारे प्रोफेशनल जो हैं वो क्या चीजें कर रहे हैं। और इन सब को देख कर आपको क्या लगता है पिछले कुछ समय में, मतलब ये जो दौर रहा है जिसके अंदर में, और अभी जो इस समय अभिभाषण चल रहा है उसके अंदर में वित्त मंत्री जी बता रही हैं कि उन्होंने क्या कुछ किया है, उनकी सरकार ने क्या कुछ किया है, ये आपको लगता है कि ये सरकार सच्चाई को मानने से इनकार करती है, और ये एक बड़ी समस्या है कि आप जब तक समस्या को मानेंगे नहीं तो उसका इलाज कैसे करेंगे? तो कहीं क्या कहीं डिस्कनेक्ट दिखता है एजुकेशन थियरी और वो चीजों से, कि हम कहाँ, तो वही वाली चीज की फिर मैं बात करूँ कि वो सरकार है जो सबसे ज्यादा शास्त्रों पे, सनातन पे, हमारी जो एंशिएंट चीजें हैं उस पे फोकस करती है। हम विश्व गुरु बनने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रिलियन इकोनॉमीज की हम बात करने वाली ये शायद पहली सरकार है जो कि इतने वोकल तरीके से, पहला प्रधानमंत्री जो कि इतने ताकत के साथ में ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करता है। लेकिन कहीं ग्रास रूट पर हम चीजों को भूल रहे हैं, कहीं जो सोशल एजेंडा है सरकार का और कहीं जो इकोनॉमिक एजेंडा है वो मिसमैच है, और उन दोनों की वजह से कहीं एक विरोधाभास है और कई चीजें इसलिए कन्वर्ट नहीं हो रही है। क्या ऐसा कुछ लगता है?
सर अलेक्जेंडर जी, आपने जो बात कही गोइंग बैक टू द रूट्स एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है, और अर्थशास्त्र चाणक्य अर्थशास्त्री नहीं है। आप गौर करेंगे पाएंगे कि भारत में दुनिया की सबसे प्राचीन बिजनेस कम्युनिटी भी है, राइट। एंड वो काफ़ी समय से और काफ़ी अच्छे से बहुत कुछ करते आए हैं। द ट्रेडिशन काफ़ी लंबे तक गया है। तो रूट्स पे जाने में एक्चुअली हमारे पास बहुत कुछ है, ये आप सही कर रहे हैं। करंट गवर्नमेंट भी वैसी है जो रूट्स की काफ़ी बात करती है, ये भी आप सही कर रहे हैं। पर ये विरोधाभास है कि नहीं उनमें, इस पे दो तरीके से हम देख सकते हैं। एक तो ये भी हमें समझना जरूरी है कि जब बड़ा चेंज होता है तो थोड़ा डिसरप्टिव होता है, थोड़ा टाइम लेता है, और स्मूथली ज़्यादातर नहीं होता है। वो ऊपर नीचे दाएं बाएं चीज़ें होती रहती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट क्या और जल्दी किया जा सकता है, क्या और इंटीग्रेशन किया जा सकता है, मैं इस पर आपसे सहमत हूँ कि थोड़ी और एक्टिविटी तो दिखाई जा सकती है। सोशल एजेंडा और प्रॉब्लम को मानना या नहीं मानना, इसमें तो देखिए लेजेंडरी, मैं मानता हूँ कि बहुत कुछ पॉलिटिकल होता है कि अपफ्रंट आप क्या मानते हैं और इंटरनली आप क्या जानते हैं और आप क्या बोल रहे हैं। इसमें आज के ज़माने में जब पॉलिटिकल पोलराइजेशन काफ़ी बढ़ा हुआ है, तो आप कई बार ऐसी चीज़ें जानते हुए भी नहीं बोलते हैं जो आपको बोलनी चाहिए। प्रॉब्लम्स माना हुआ है, काम कर रहे हैं, पर बताते नहीं हैं। तो वो भी एक रोल प्ले करता है इसमें। सो मैं ये नहीं कहूँगा कि सरकार प्रॉब्लम से अवगत नहीं है, कैसे कम्युनिकेट करती है ये डिफरेंट स्टोरी है। सरकार काफ़ी कुछ कर रही है, काफ़ी कुछ इनिशिएटिव्स ली है, बट और लेना चाहिए। एंड इसमें मैं थोड़ा बहुत ये भी मानता हूँ कि सोसाइटली भी हम लोग उतने रेडी नहीं है चेंज के लिए जितना आइडियली हमें होना चाहिए। चंदन जी ने कहा इस सदी की बात है, और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि अभी इंडिया ग्रो ही नहीं कर रहा है। इंडिया ऐसे समय में ग्रो कर रहा है जहां कोई और इकोनॉमी ग्रो ही नहीं कर रही है। चाइना भी फॉल्टर कर चुका है और ज़्यादा फॉल्टर करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है कि इंडिया रहेगा। अगर आप देखोगे कि कहीं कुछ हो रहा है तो इंडिया में हो रहा है, काइंड ऑफ अ थिंग। तो अपॉर्चुनिटी काफ़ी ब्राइट है, सरकार को तो कैप्चर करना ही चाहिए। सोसाइटली, एकेडमिकली, हमारे जो देश के सिविल सोसाइटी हैं, हमारे जो देश के एकेडमिशियंस हैं, हमारे देश के इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन्हें भी इस साइड में स्टेप्स लेना चाहिए। दायित्व सरकार का ज़्यादा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इंडियनाइजेशन, अब दिक्कत यह है कि इंडियनाइजेशन बहुत जगह कुछ थोड़ा उतने अच्छे कलर में पेंट नहीं किया गया है, बट इंडियनाइजेशन बहुत डीप है और बहुत बड़ा है, और अगर उसको ठीक से इम्प्लीमेंट किया जाए तो सोसाइटली बहुत ही उच्च फायदा हो सकता है। और इसमें मैं चाइना को थोड़ा इसलिए बोलूँगा क्योंकि चाइना ने अपने तरीके से थोड़ा ग्रो किया है, तो हमें भी वो थोड़ा सा अपना तरीका, जो हमारा अपने तरीके से होना चाहिए, अपने तरीके से करनी चाहिए, कॉपी पेस्ट की तरफ थोड़ा कम ध्यान, और अपने रूट्स की तरफ, अपने कलर की तरफ, अपने देखने के तरीका की तरफ से अगर ग्रो करें तो हम काफ़ी दूर जा सकते हैं और काफ़ी अच्छे से जा सकते हैं। ये तो इसमें कोई डाउट नहीं है। या जी, तो ये एक प्रोफेसर साहब ने बढ़िया बात तो बोली है, लेकिन इसी से फिर दूसरा सवाल निकलता है कि इंडिया जिस तेजी से साथ में बढ़ रहा है, उसमें कोई शक नहीं है कि हम बहुत सुपर पावर की तरफ बढ़ रहे हैं, या बहुत कुछ चीजें हम कर देंगे और बड़े लीडर बन जाएंगे। लेकिन क्या इसी से जो मैं सवाल अब थोड़ा सा एक कह सकता हूँ कि थोड़ा मुश्किल सवाल कर रहा हूँ, अब यहाँ से तो आसान बातें हो गई, आइडियलिस्टिक बातें, एजुकेशनल जो चीजें थी एकेडमिक, वो तो हमने कर ली, लेकिन अब थोड़ा सा उसको प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं कि इस इंडिया के साथ साथ क्या भारत भी उतना ही ग्रो कर रहा है? क्योंकि जब हम उसकी बात करते हैं ट्रिलियन इकोनॉमी की, जीडीपी की बात क्यों नहीं करते हैं, पर कैपिटा इनकम की बात क्यों नहीं करते? जीडीपी का मतलब पर कैपिटा इनकम की बात मैं पूछ रहा हूँ। तो वो डिफरेंस जो है, वो कितनी बड़ी खाई है, एक बड़ी वैली है। हम बचपन में उसको पढ़ते थे, इंडिया और भारत के बीच में एक बड़ी खाई है, और आज कितने दशक बीत गए हैं, वो खाई बढ़ती हुई नजर आ रही है। और कम से कम इस सरकार से जो उम्मीदें थी कि वो शायद वो खाई को पाटेगी, क्योंकि ये सरकार कहीं ना कहीं ऐसा समझा जाता है कि नीचे से निकल के आती है, लोगों की सरकार है जो कि बॉर्न विद सिल्वर स्पून नहीं थे। लेकिन फिलहाल तो जो अभी स्थिति है वो आपके सामने है। तो चंदन जी, आपके हिसाब नहीं, से? बहुत इंटरेस्टिंग ये कॉन्ट्रडिक्शन की जो बात की, एक इकोनॉमिस्ट हैं जॉन रॉबिन्सन, उन्होंने कहा दैट एनीथिंग दैट यू से अबाउट इंडिया द ऑपोजिट इज आल्सो ट्रू। आप भारत के बारे में जो भी बोले उसका उल्टा भी सच होता है।
और इंडिया के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये ऑप्टिमिस्ट और पेसिमिस्ट दोनों को डिसअपॉइंट करता है। आप अगर इससे बहुत आशा लगाए तो भी आप डिसअपॉइंटेड है, कम आशा लगाए तो भी आप डिसअपॉइंटेड है। तो ये बहुत, इसमें भी कॉन्ट्रडिक्शन है। जो आपने पर कैपिटा की बात बोली बहुत इंपॉर्टेंट है। भले हम जीडीपी ग्रोथ में जीडीपी एज ए साइज हम बहुत बड़ी इकोनॉमी हो गए, पर कैपिटा एज ए परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड जीडीपी ये शॉकिंग है कि हम आज भी 19%, मतलब जो 1947 में थे, आज भी हम वही हैं। और कोविड के बाद ये जो डिफरेंस है ये और बढ़ गया। आपकी जो बड़े उद्योग थे उनको डिसरप्शन से फायदा हो, वो आगे चले गए। जो छोटे उद्योग हैं वो दबते रहे। इसलिए आप कोविड के बाद की अगर डिमांड पैटर्न्स देखेंगे तो एसयूवी खूब बिक रही है, लेकिन छोटी गाड़ियां नहीं बिक रही। जो रियल एस्टेट में भी है वो डिमांड है 1 करोड़ से ऊपर के घरों की, नीचे वाली नहीं बिक रही। तो आप इसका पॉलिटिकल वो भी देखते हैं, आप इसका सोशल अनरेस्ट भी देखते हैं। अगर ट्रिकल डाउन नहीं हो रहा है और ये स्टैब्लिश है तो उसको आपको पॉलिटिकल रेमिफिकेशन भी पे करने पड़ेंगे। तो आज की सरकार के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि जो देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ है उसको आप जमीन पे उतारें, क्योंकि जब तक गांव में देहातों में भारत का ग्रोथ नहीं फील होगा तो वो फिर सिर्फ हेडलाइन है, अदरवाइज उसकी कोई वर्थ नहीं है। इसलिए आई थिंक अब से जो बजट बनेंगे इसमें सरकार, क्योंकि अब थोड़ा सरकार का स्ट्रक्चर भी अलग हो गया है, तो इससे भी एक कॉग्निजेंस दिमाग में आता है कि हमें पूरे भारत को साथ लेके चलना है। ये जो दो भारत बनने की बात है कि ये इंडिया, अर्बन इंडिया अलग जा रहा है और रूरल अलग जा रहा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, ये है कि अर्बनाइजेशन होके धीरे धीरे रूरल भी अर्बन की तरफ आएगा, लेकिन आज जो भारत है सरकार को दोनों भारतों को साथ में लेके चलना पड़ेगा। और इनफैक्ट बिजनेसेस को भी, स्पेशली इन नॉर्थ इंडिया। साउथ इंडिया में फिर भी जो जॉब्स वगैरह है वो 20,000 के ऊपर है, नॉर्थ इंडिया में जॉब्स लो पेइंग है। तो हमें इन सबको मद्देनजर रखते हुए अपनी इकोनॉमी की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया इज ए लैंड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस। ये तो बिल्कुल, इससे बढ़िया सच इंडिया के लिए कुछ नहीं है। और यही सवाल विजय जी के पास भी ले जा रहा हूँ, उसके बाद कृष्ण जी के पास। जी सर। सवाल यही है सर कि क्या हम उस खाई को कवर कर पाएंगे, पार्ट पाएंगे, क्योंकि दो हिस्से में बात कर रहे हैं और कहीं कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ कुछ ही कॉर्पोरेट्स के पास है, और कहीं एक वो वाली चीजें हैं कि जब सरकार ने जो कल अपनी इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट पेश करी तो उसके 8वें पेज पे एक लाइन लिखी हुई थी कि ये कॉर्पोरेट्स ने एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ाया, और उन्होंने, जबकि उनका जो प्रॉफिट था वो 30% बढ़ गया, लेकिन उन्होंने उस पैसे को वापस नहीं डाला। तो कहीं चिंता है उनको डालने के, क्योंकि उनको लग रहा है कि हमारे इन्वेस्टमेंट से कोई फायदा होना नहीं है। अब सब कुछ किसी बड़े घराने को कुछ एक डबल ए करके एक डिस्टॉर्शन कहा जाता है, जो कि खुद जो प्राइम मिनिस्टर के जो फाइनेंशियल एडवाइजर थे उन्होंने एक उसमें लिखा है आर्टिकल में, अखबार में, कि किस तरीके से दो बड़े घराने हैं जहाँ पे सब कुछ कंसंट्रेट हो रहा है, और इसलिए बाकी घराने जो है कहीं ना कहीं डर रहे हैं और पीछे हट रहे हैं, और इसलिए इन्वेस्टमेंट नहीं, और नया इन्वेस्टमेंट नहीं, तो इसलिए कहीं चीजें, इकोनॉमी जो है बदल नहीं रही, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कुछ कम है। तो क्या कहेंगे कि ये दो हिस्से में डिवीजन है और वो बड़ा मुश्किल लग रहा है? लवजीत जी, गवर्नमेंट को कुछ चीजों के अंदर मोनोपोली खत्म करना जरूरी है, लेकिन जो बड़े सेक्टर्स में अगर हम बड़े दो घरानों की बातचीत करें तो ये सेक्टर्स ऐसे हैं, जैसे हम पोर्ट्स की बात करें, एयरपोर्ट्स की बातचीत करें, तो इसमें कोई और प्लेयर एंट्री ही नहीं कर पाता। तो इस वजह से नो डाउट कि ये सारी चीजें दो बड़े घरानों में भटकी रह जाती हैं। अगर हम टेलीकॉम की बातचीत करें तो टेलीकॉम भी आज की डेट में दो ही बड़े प्लेयर, टोटल 3 प्लेयर हैं, जियो, एयरटेल एंड वोडाफोन। वोडाफोन में भी वोडाफोन एंड आइडिया का मर्जर हो चुका है, तो 3 ही प्लेयर रह गए। तो गवर्नमेंट तो मोनोपोली खत्म करने की कोशिश करती है, और इकोनॉमिक सर्वे के अंदर भी आया है कि प्राइवेट सेक्टर से हर साल 80 मिलियन जॉब क्रिएशन की बात कही गई है। तो गवर्नमेंट तो अपने हिसाब से सफिशिएंट स्टेप्स ले रही है। कुछ स्टेप्स कॉर्पोरेट की तरफ से एडवाइजेबल हो जाते हैं, कुछ सेक्टर्स पब्लिक की कमेंट से कुछ एक्सपोजर गवर्नमेंट लेती है, लेकिन अल्टीमेटली गवर्नमेंट को पब्लिक का भी ध्यान रखना है और ग्रोथ का भी ध्यान रखना है। ग्रोथ नहीं रोक सकती, उस खाई को बढ़े ना बढ़े, लेकिन ग्रोथ तो करनी पड़ेगी। पता लगा कि आप पोर्ट और एयरपोर्ट की बातचीत कर रहे हैं, टेलीकॉम सेक्टर्स की बातचीत कर रहे हैं, कोई छोटा प्लेयर एंट्री नहीं करता तो टेलीकॉम को बंद नहीं किया जा सकता।
और अल्टीमेटली रही बात खाई बढ़ने की, तो सर सरकार आज भी 80 करोड़ लोगों को अनाज मुफ्त दे रही है, तो राजा को प्रजा को पालना तो पड़ेगा ही। रही एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की, तो एमएसएमई सेक्टर्स के अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की सरकार को पहल देनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं क्रेडिट एक्सेस को बढ़ाना पड़ेगा, क्रेडिट गारंटी स्कीम के द्वारा, सीजीएट एसएमई स्कीम के द्वारा, क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम्स निकालती है लेकिन बैंकर्स उस स्कीम को प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं करते हैं और छोटे उद्यम उस क्रेडिट का फायदा भी नहीं ले पाते हैं, जिस वजह से वो स्कीम सिर्फ कागजों में रह जाती है। आज की डेट में सीजीटीएसएमई स्कीम की बातचीत करें तो 5 करोड़ रुपए फंड बैंकर्स की तरफ से विदाउट कोलेट्रल अवेलेबल है, लेकिन एक्चुअल लेने की बातचीत करें तो सर वो विदाउट कोलेट्रल नहीं मिल पाता। इस वजह से मेन इंडस्ट्री बड़े कॉर्पोरेट की तरफ ही रह जाती है और छोटे कॉर्पोरेट या छोटे उद्यम अपने आप को डेवलप ही नहीं कर पाते हैं। तो गवर्नमेंट जो स्कीम्स बजट में आती है, पेपर्स पे आती है, वो धरातल पर भी उतरे तो वो खाई को दूर किया जा सकता है। जीएसटी के अंदर 1 करोड़ से ज्यादा हमारे ट्रेडर्स रजिस्टर्ड हैं और टोटल इंडिया में 10 करोड़ के आसपास ट्रेडर्स हैं, तो वो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड हो, ईज ऑफ कंप्लायंस बढ़े, क्योंकि जो कंप्लायंस बड़े कॉर्पोरेट के लिए वही कंप्लायंस छोटे कॉर्पोरेट के लिए, छोटे एमएसएमई जिसका 1 करोड़ टर्नओवर, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख टर्नओवर, तो दोनों उस कंप्लायंस को पूरा करने में सक्षम नहीं है। बड़ा कॉर्पोरेट 50 प्रोफेशनल हायर कर सकता है, 100 प्रोफेशनल हायर कर सकता है, इन हाउस 1000 लोगों की टीम रख सकता है। छोटे एमएसएमई उद्योग को वो कंप्लायंस ईज होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। कभी वेबसाइट थोड़ा सा क्रैश कर जाती है, अभी इनकम टैक्स की बातचीत करें तो वेबसाइट पिछले 3-4 दिन से, जब से लास्ट डेट का प्रेशर बढ़ा है, तो वेबसाइट कल से ठीक चलनी शुरू हुई है। तो ये खाई बढ़ने का रीजन सर ये भी है कि कंप्लायंस इशू छोटे के लिए ज्यादा रहता है, बड़े के लिए वो कंप्लायंस इशू नहीं रहता। बड़े के लिए बड़ा कंसल्टेंट हायर करना आसान है, छोटे के लिए छोटा कंसल्टेंट हायर करना भी आसान नहीं है। प्लस छोटे कंसल्टेंट की नॉलेज भी बड़े कंसल्टेंट के मुकाबले कम हो जाती है। तो कुछ सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से ही चाहिए एमएसएमई सेक्टर्स के लिए कि उनको ट्रेनिंग सेशन प्रोवाइड किए जाएं छोटे छोटे मार्केट्स में जाके, जिस वजह से वो बड़ी इंडस्ट्रीज का फायदा ले सकें, अपने आप को उस चीज में ग्रूम कर सकें, फंडिंग का एक्सेस ले सकें। बड़े कॉर्पोरेट को फंडिंग भी मिल जाती है और वो एनपीए में कन्वर्ट भी हो जाते हैं। छोटे लोगों को फंडिंग ही नहीं मिलती तो एनपीए में कन्वर्ट होने का ऑप्शन ही नहीं होता। तो खाई के लिए छोटे उद्योगों के ऊपर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। जी, ये इंटरेस्टिंग चीज है। और कृष्णा जी यहाँ जो विजय जी बता रहे हैं, वे कह रहे हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो बढ़ गया, ईज ऑफ फाइंडिंग जॉब थोड़ा मुश्किल है। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में डूइंग बिजनेस, क्लोजिंग बिजनेस, टेकिंग क्रेडिट एंड क्लोजिंग इट डाउन, गोइंग बैंकक्रप्ट, आईबीसी, सब चीजें करके आप बहुत कुछ कर लेते हैं और आपके लिए सब कुछ आसान है। और एक किसी आम आदमी के लिए फाइंडिंग अ जॉब, एक डिसेंट जॉब, क्योंकि सरकारी तरीकों से अगर हम जॉब की बात करते हैं तो वो भी एक बड़ा मुश्किल वो है कि हफ्ते में अगर 1 घंटे भी आपको नौकरी मिल गई, काम मिल गया, तो उसको भी जॉब में गिन दिया जाता है, तो वो भी एक अलग चीज़ है। तो उन डिटेल्स में तो अभी जाना मुश्किल है, लेकिन नॉर्मल उस पोस्ट में अगर बात करें तो यहाँ पे अब यहाँ पे फिर वापस सवाल को उसी तरीके से आपके पास रख रहा हूँ कि क्या यहाँ पे पर्सनल फाइनेंस की जो एजुकेशन की अभी हम बात कर रहे थे, जहाँ से हमने चीज़ों की शुरुआत करी थी, वो कैसे चीज़ों को बदल सकती है? क्या एक आम आदमी जिसके पास बड़ा बिजनेस नहीं है, बड़ा पैसा नहीं है, बड़ी फंडिंग नहीं है, अपनी छोटी पूंजी को भी बढ़िया तरीके से मैनेज करके धीरे धीरे करके, समय लगेगा ठीक है, समझते हैं कि हाँ ओवरनाइट चीजें नहीं होती हैं, लेकिन क्या उसके पास ये रास्ते हैं, तरीके हैं, और अगर अच्छे से मैनेज करे तो आगे चलकर उसका पर्पस खड़ा हो सकता है, उसकी क्रेडिट रेटिंग और वो सारी चीजें इतनी बेहतर हो सकती है कि कहीं ना कहीं वो भी जाकर के कुछ अच्छी चीजें, बेहतर चीजें कर पाएगा, या एटलीस्ट उसकी नेक्स्ट जनरेशन कुछ अच्छी स्टार्ट ले पाएगी। जी जी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है आपने अलेक्जेंडर जी। मैं 2-3 चीजें यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा। अगर देखिए, जहां तक हमारी जीडीपी ग्रोथ की बात होती है और हम पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं, हमें ये चीज ध्यान रखनी होगी कि कहीं ना कहीं पे हमारी पॉपुलेशन भी इसी तरीके से बढ़ी है। 1947 से आज तक हमारी पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है, तो डिनोमिनेटर जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना तो आपकी परफॉर्मेंस पर असर तो पड़ेगा ही। तो डिनोमिनेटर हमारा बढ़ा है, लेकिन अच्छी चीज ये है कि हमारी पॉपुलेशन यंगेस्ट पॉपुलेशन है अराउंड द वर्ल्ड। 28.2 एक एवरेज इंडियन की एज है आज की डेट में। और हमारी सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोग बहुत एम्बिशियस लोग हैं, हमने स्ट्रगल देखा है लाइफ में, इसलिए हम पैशनेट भी हैं और हम कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी रखते हैं।
इसीलिए हम एक अमेरिकन के साथ भी उसकी भाषा में बात कर सकते हैं और एक सिंगापुरियन या चाइनीज के साथ भी उसकी तरह ही बात कर सकते हैं। जो दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं पे हम बोलते हैं कि हम गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब ढूंढ रहे होते हैं। आप देखिए, अगर भारत और इंडिया की बात करें तो इंडिया में लोग प्राइवेट सेक्टर की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। भारत में आज भी लोग फोकस करते हैं गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ। गवर्नमेंट जॉब्स एक लिमिटेड ही रहेंगे, कभी बढ़ने नहीं वाली हैं। गवर्नमेंट जॉब जितनी आ सकती थी उतनी आ रही है, लेकिन हमें देखना चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर जॉब्स क्रिएट कर रहा है। जी हाँ, बिल्कुल कर रहा है। अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं, हमारी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री में करीब 46.86 लाख जॉब्स निकली। और ये एनसीएस का डेटा, नेशनल करियर सर्विस, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, उसमें से सिर्फ 27.5 लाख जॉब हम ले पाए। यानी 18 लाख वैकेंसीज हमारी खाली गई, क्योंकि हमें कैपेबिलिटी नहीं है। कैपेबिलिटी का मतलब मैं कहना चाहता हूँ हमारे पास राइट क्वालिफिकेशन नहीं है या सर्टिफिकेशन नहीं है। तो कहीं ना कहीं पे स्किलिंग, अपस्किलिंग और रीस्किलिंग, इन तीन चीजों की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। जहां तक आपने एंटरप्रेन्योर्स की बात की, जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, मेरे लिए उनका एक मैसेज है कि अगर आप वर्ल्ड वाइड ग्लोबल फॉर्चून 500 कंपनीज में देखें या किसी भी लार्ज कंपनी को देखिए, आज वो अपने कोर बिजनेस से कम पैसा कमाते हैं और इन्वेस्टमेंट इनकम से ज्यादा पैसा कमाते हैं। और ये सच्चाई है। छोटे एंटरप्रेन्योर्स को भी पर्सनल फाइनेंस को समझना बहुत जरूरी है। उनको अपनी सैलरी लेनी चाहिए। आप देखिएगा, ज्यादातर एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं, अपनी सैलरी नहीं लेते हैं, वो स्टॉप कर देते हैं, कहते हैं कि मेरा बिजनेस है, मैं इसमें सैलरी क्यों लूं। तो होता यह है कि वो सैलरी नहीं लेते तो खुद के लेवल पे वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही होती है। तो अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं खुद, तो आप कभी भी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो नहीं कर पाएंगे एक टाइम पे बियॉन्ड। सेकंड इज, अगर आप इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस और इन चीजों का इंपॉर्टेंस समझेंगे और अपने स्टाफ का इंश्योरेंस, रिस्क मैनेज करना सीख जाएंगे, और साथ साथ में जो पैसा आपके पास एक्स्ट्रा आता है उसको इन्वेस्ट करके, उससे पुलिंग करके आप इंटरेस्ट करके इनकम ले सकते, तो कहीं ना कहीं पे आप बिजनेस को और अच्छे से ग्रो कर पाएंगे आगे जाके। तो पर्सनल फाइनेंस नॉलेज हर एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत जरूरी है। ये जो इस वक्त हमेशा हम नेग्लेक्ट करते हैं, हम सोचते हैं कि ठीक है, कॉर्पोरेट फाइनेंस नॉलेज है और बिजनेस की नॉलेज है तो काफी है, वो सफिशिएंट नहीं होती है। पर्सनल फाइनेंस का नॉलेज है। और तो ये ध्यान रखना है कि हर रिस्क को मिटिगेट करने के लिए आपके पास सारे स्टेप्स डिफाइंड हो। ये बहुत जरूरी है हर बिजनेस के लिए, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो। और जहाँ और इंडिया के बीच में कवर करने की बात है, आई थिंक एजुकेशन से बड़ा टूल कोई नहीं हो सकता। जितना ज्यादा हम लोगों को एजुकेट करेंगे और फाइनेंशियली एजुकेट करेंगे, कहीं ना कहीं हम आगे बढ़कर के हर व्यक्ति को हेल्प करेंगे। बिकॉज मुझे लगता है कि फाइनेंशियल एजुकेशन करना एक टीचिंग या डॉक्टर जैसा ही एक नोबल प्रोफेशन है। और उस फील्ड में जो लोग, जितने ज्यादा लोग आए, उतने ज्यादा लोगों की हमें आवश्यकता है आगे जाकर के। जी, निश्चित रूप से ये नोबल प्रोफेशन एक बहुत जरूरी काम है और ये एक मिसिंग लिंक है जो मुझे लगता है कि इस देश की प्रगति में कहीं ना कहीं, क्योंकि तभी इस तरीके के जो जिन लोगों को ये पर्सनल फाइनेंस की एजुकेशन नहीं है, फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है, जिनको बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स, बेसिक्स ऑफ मनी मैनेजमेंट और बेसिक्स ऑफ हाउ थिंग्स वर्क इन एन इकोनॉमी नहीं पता है, तो वहीं पे फिर इस तरीके की चीजें आती हैं कि आप ये बोर्ड लगा दीजिए आपकी दुकान पे, आप ये नहीं कर सकते हैं, आप ये नहीं बेच सकते हैं, आप ये नहीं खा सकते हैं, और आप, तो वो चीजें जो है ना कहीं चीजों को कि आप 16-17% आबादी को आप बाहर निकाल करके और कैसे आप इकोनॉमी को टॉप इकोनॉमी बना लेंगे, अगर आपने इतना बड़ा मैन पावर, इतना बड़ा जो पॉपुलेशन है उसको आपने इंक्लूड करके और उसको यूज नहीं किया, तो चीजें तो कहीं ना कहीं वो रास्ते, और वो इसीलिए कहीं ना कहीं कि वो गैप जो दिखता है वो शायद यही गैप्स हैं जो आज हमने डिस्कस किया। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ में जुड़ने के लिए आज के इस खास दिन, जहाँ पे हम बात कर रहे थे बजट डिकोड करने की, लेकिन यहाँ पे इस सेगमेंट में हमने डिकोड किया कि किस तरीके से फाइनेंशियल एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, और वो इससे बेहतर दिन भी शायद इसके लिए नहीं हो सकता था, आज के दिन से बेहतर जहाँ पे हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच कृष्णा जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए, थैंक यू विजय जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए, चंदन थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड थैंक यू प्रोफेसर विदु जी, आपने समय निकाला और हमारे साथ में, थैंक यू। थैंक यू अलिंग जी, थैंक यू। ये खास सेगमेंट था जहां हम बात कर रहे थे पर्सनल फाइनेंस की एजुकेशन पे। बहुत सारे मेहमान हमारे साथ में जुड़े थे, और भी मेहमान जुड़ रहे हैं, बहुत कुछ और सीखना है, समझना है, क्योंकि बजट का भाषण चालू है पार्लियामेंट के अंदर में, बड़ा हलचल है, बड़ा हंगामा है, और जो हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी हैं वो बता रही हैं कि किस तरीके से पिछले इस समय में अभी तक सरकार ने क्या कुछ किया है, और क्या क्या चीजें आगे करने वाले हैं, अभी उस पर नजर रखनी है, लेकिन काफी चीजें आना शुरू हो गई हैं और उसकी हलचल आपको बाजार में आती हुई भी दिख जाएगी, तो आप वो भी देख सकते हैं। अगर आप नजर डालें तो आपको शेयर बाजार के अंदर में एक बड़ी वॉलेटिलिटी, बड़ा उतार चढ़ाव आता हुआ दिख रहा है, और इस पे नजर रखने की जरूरत है। चलिए।